नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। और बहुत दिन हो गए, नहीं हो पा रहा था। हालात देख ही रहे हो कि पढ़ाई में फोकस हो लग जाता है ना, तो उतना ध्यान नहीं लग पाता है। और बहुत हार्डवर्क जब चलता है तो उतना समय नहीं मिल पाता है। फेस फेस से देख के लग ही रहा होगा कि सही, बिल्कुल। और आज संडे था तो थोड़ा समय मिला था, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों का जो लेक्चर बचे हैं वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब कंटिन्यू में रहूँगा, ठीक है, कोशिश बिल्कुल है। और अच्छे अच्छे कंटेंट जोड़ता जा रहा हूँ उसके अंदर। जैसे आज हम फाइनेंस कमीशन चालू करेंगे। पहले ही बोल रहा हूँ कि बीच में मैंने सोचा था कि नहीं, अब कुछ और करते, कि समय मिल नहीं रहा था। बहुत बहुत बड़ा एक हफ्ते ज़्यादा गैप हो गया। बट मैंने बहुत डीप में पढ़ा दिया है, और इतना बहुत ज़्यादा डीप में पीडीएफ मिल जाएगी, बस ये कंप्लीट हो जाए। और इंडियन इकोनॉमी तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, उस पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। हिंदी इंग्लिश मैंने कहा मैं दोनों को पढ़ाता हूँ। ऐसा कोई मुझे किसी का नहीं कि मैं भाई एक ही लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हो, नहीं, मैं हर लैंग्वेज में प्रेफर करता हूँ। बट मेरे समझाने के ऊपर रहता है कि मैं कह रहा हूँ सब कंप्लीट हो चुका है। जो अभी देख रहे हो ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैं फाइनेंस कमीशन से कराऊंगा, क्योंकि एक बार उसको मैं दोबारा से ढंग से कराना चाहता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा उस समय ना हो गया था, इसलिए मैं, हाँ, फाइनेंस कमीशन में एक बार अच्छे से कंप्लीट कराना चाहता हूँ। एक मिनट एक मिनट, ठीक है, वो थोड़ा सा हो जाता है, एरर आ जाते हैं, क्योंकि इतने दिन बाद चालू कर रहे हैं तो हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि होना ना होना हमारे ऊपर नहीं है, बट ठीक है ना। मैं ज़रा इसको ठीक कर दूँ, एक मिनट, ठीक है। मैं सोच रहा चार, ठीक, हाँ। तो दोस्तों आ चुका है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन से चालू करने वाले हैं, तो ठीक है। फाइनेंस कमीशन बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब ये किसके अंडर में आता है। तो फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कौन करता है इसको, फाइनेंस कमीशन को, या बोले कौन बनाता है, या अगर हम बोले तो, एक मिनट यार, ओहो, मतलब ये गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये हुई कि उसकी इसकी हिंदी स्लाइड नहीं मिली ना, है ना, आगे की भी नहीं डली। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। अब नहीं तो आप इससे ही करें कवर, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है भाई, प्रेसिडेंट करता है। अच्छा, प्रेसिडेंट कैसे भाई फाइनेंस कमीशन को बना देता है, ऐसे थोड़ी ना बना देगा। सर कैसे बनेगा, तो भाई अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में दिया हुआ है कि फाइनेंस कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रेसिडेंट करता है। सिंस इंडिपेंडेंस से अगर हम देखें तो 12 फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी तो 13 फाइनेंस, तभी इससे पहले 13 फाइनेंशियल कमीशन था, और अब 14 फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। बताता हूँ क्या है। तो 12 फाइनेंस कमीशन ने अभी इंडिपेंडेंस तक की जो है, सिंस इंडिपेंडेंस देखे तो 12 फाइनेंस कमीशन ने भी रिपोर्ट दे दी है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था, किसके चेयरमैनशिप में हुआ था, के एस निगोई के चेयरमैन में हुआ था। 12th कमीशन जो था, 12 जिसकी बात हो रही है, कि वो फाइनेंस कमीशन किसके चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूट हो रहा, डॉक्टर सी रंगराजनी उनके में, मतलब उनकी चेयरमैनशिप में वो चला था, ठीक है। जैसे यार फाइनेंस कमीशन क्या है, जैसे मैंने बना दिया, ठीक है। अब मुझे, अब ऐसे थोड़ी ना फाइनेंस कमीशन चाहिए, उसके लिए कोई चेयरमैन चाहिए। अब चेयरमैन के लिए ये बताना होता है कि भाई आप अपनी रिपोर्ट कब दोगे, ठीक है। तो 12 फाइनेंस कमीशन जो आया था वो रिकमेंडेशन पे आया था। 12 फाइनेंस कमीशन ओवर पीरियड 1 अप्रैल 2005 टू 31 मार्च 2020, मतलब 1 अप्रैल 2005 से चालू हुआ था और 31 मार्च 2010 तक चला था। 13 फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था नवंबर 2007 में हुआ था, डॉक्टर विजय एल केलकर के चेयरमैनशिप में हुआ था। अब जो फिर इससे पहले 14 फाइनेंस कमीशन है, फॉर द पीरियड 2015 से 2020 तक चला था, वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, मतलब 2015 से 20 जो होता है ये इनका पीरियड होता है, इनको अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके दे देनी होती है। तो जून 2013 में ये हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, किसके चेयरमैनशिप, वाई वी रेड्डी के चेयरमैनशिप में। 15 का कमीशन जो अभी चल रहा है, किस 2021 से 2026 तक चलेगा, एन के सिंह उसके चेयरमैन है। चलो फाइनेंस कमीशन तो पता लग गया हमें, ठीक है, कि फाइनेंस कमीशन किसके तहत कॉन्स्टिट्यूट होता है, कौन सा आर्टिकल उसमें लगता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि भाई इम्पोर्टेंट टैक्सेस जो इम्पोज होते हैं इंडिया में। तो ये अपने तरीके से समझाता हूँ, और मैंने पढ़ा भी रखा, बट मैं दोबारा से पढ़ाना चाह रहा हूँ चीज़ को। जैसे एक तो लगता है टैक्स ऑन इनकम एंड वेल्थ, मतलब जो आपकी इनकम एंड वेल्थ पे टैक्स लगता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इम्पोज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ऑन इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। जैसे बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट ना बहुत सारे टैक्सेस आप लोगों के ऊपर लगाती है, जैसे आपकी इनकम वेल्थ पे हो गया, जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है, ये जनरली इम्पोज करते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल
मतलब एन इंडिविजुअल की बात हो रही है, मतलब जैसे हिंदू फैमिली हो गई, या फिर हम देखें कि टोटल इनकम ऑफ पीपल ऑफ एनी अदर, मतलब देखो सिंपल बड़ी बात है, ये लगाया जाता है किसी इंडिविजुअल पे। जैसे एग्जांपल अगर मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करूँ, उनके मेंबर्स पे लग रहा है, ठीक है, या फिर किसी कम्युनिटी के इनकम जो लोग कमा रहे टोटल इनकम उनके इस पे लगता है। एग्रीकल्चर पे बोला जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं, तो बट एक लिमिट रहती है, वो आपको बढ़ाऊंगा डीप में, क्योंकि जब कॉमर्स लेवल पे पढ़ाऊंगा तो बात अलग है, अभी कंपटीशन लेवल पे एक नॉलेज बेस के लेवल पे पढ़ाऊँ, तो जब कॉमर्स लेवल पढ़ाऊंगा तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इसमें वो अलग कंटेंट रहेगा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, जो लगता है, जो रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं, जो कॉर्पोरेशन होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आपने देखी उन पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाती है, जैसे कस्टम ड्यूटीज के अंदर ही इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी आती है। इंपोर्ट ड्यूटी आपको समझ गए ना, जैसे भाई अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो बाहर से आ रहा है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी आप वो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, और आप इंडिया से कोई बाहर सामान भेजो तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। एक्साइज ड्यूटीज़ क्या होती है? ये कमोडिटी टैक्स होता है जो लगाया जाता है एक आइटम की प्रोडक्शन पे, ठीक है। और अब ये है कि भाई जैसे वन कॉइन होता है और 1 रुपी जो नोट होता है वो लीगल टेंडर मनी कैटेगरी में आते हैं। M1 को नैरो मनी बोलते हैं, M2 को ब्रॉड मनी होते हैं, ठीक है। टैक्स ही देखें, डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या किया, देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सट्टा जिसका बटन अपना शिफ्ट कर नहीं सकते, जिसको आपको खुद पे करना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका बटन शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी मूवी में कुछ जैसे मूवी देखने गए तो आपको वहाँ जो एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है, तो आप वो इनडायरेक्टली आपको पता नहीं लगता, बिकॉज आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो। आप जैसे आपकी जगह वो थिएटर वाला है, जैसे आपने पे किया इसको, उसने आपकी जगह दे दिया उसको, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ABC है, ए ने पैसा दिया, ए को पैसा देना सी को, तो यार वो नहीं दे पा रहा तो क्या करेगा? बी को दे देगा, तो यहाँ बटन शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है। ऐसे इस तरह से टैक्स अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सक्सेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम टैक्स और टैक्स ऑन एग्रीकल्चर वेल्थ, ठीक है। और देखो कोई भी डाउट है तो कमेंट बिल्कुल करो, और जहाँ लगे कि गलत पॉइंट है या फिर इसको नहीं हमने देखा कुछ ठीक करवाना है तो बिल्कुल कराओ, क्योंकि आप लोगों की नोट्स हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से तो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो टेलीग्राम पे। और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाती है? जैसे लैंड रेवेन्यू टैक्स हो गया, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो गया, एग्रीकल्चर लैंड रेवेन्यू हो गया, स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, रोड टैक्स हो गया, मोटर व्हीकल टैक्स हो गया। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं और उनका स्टैब्लिशमेंट देखते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जनवरी 1955 को स्टैब्लिश हुआ था। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 को स्टैब्लिश हुआ था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, 1 फरवरी 1964 को हुआ था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की बात है, 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की बात है तो हेड ऑफिस लखनऊ में 1990 को स्टैब्लिश हुआ था। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया 20 मार्च 1985 को हुआ था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक 1 जनवरी 1982 को हुआ था। रीजनल रूरल बैंक RRB इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है, 2 अक्टूबर 1975 को स्टैब्लिश हुआ था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका हेड ऑफिस मुंबई में सितंबर 1956 को स्टैब्लिश हुआ था। अब बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बिल्कुल आप वही सोच रहे जहाँ पे रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल थिंग में, वही इंडस्ट्री है। बट एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखो, पहला कि द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1958 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी। देखो जब इंडिपेंडेंस के समय में भी देखें तो इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, बट ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए डेवलप हो रही थी। जो इंडिया की, अगर इंडिया की इंडस्ट्री थी तो उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था, और सरकार ने देखा कि डेवलप के लिए पब्लिक होगी प्राइवेट होगी, उन दोनों इंडस्ट्रीज़ को आगे आना पड़ेगा। पहले सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि नहीं हम पब्लिक सेक्टर्स को करेंगे, हम अपने अंडर बहुत सारी चीज़ें लेंगे, प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिल रहा था, तो नहीं इतना रोल मिल पा रहा था, तो उसके से देखा गया कि भाई इकनॉमी में बहुत, जो इकनॉमी में क्या है कि पॉलिसी नहीं आ रही है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तो प्राइवेट सेक्टर का होना ज़रूरी है। पहले नहीं सोचा जा रहा था, पहले सोचा जा रहा था कि नहीं, गवर्नमेंट सोच रही थी कि नहीं भाई हम अपनी कंपनी चलाएंगे, हम सब कुछ चलाएंगे, हम पूरा देश को आगे ले जाएंगे। बट एक समय पे हमारी इकनॉमी बढ़ने के बजाय बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही थी, मतलब जे कर्व नहीं आ रहा, तो जे कर्व लाने के लिए ये देखा गया कि नहीं भाई ये ज़रूरी है, हमें प्राइवेट सेक्टर को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ी जितना हम अभी पब्लिक सेक्टर को दे रहे हैं। तो उसके थ्रू बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, बहुत सारी पॉलिसी पास की जाती है जो आपके सामने है, इसको बिल्कुल पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में से मैंने डाल रखा है। मेरा है आपको दरवाज़ा खोलना, आपको दरवाजे के अंदर जाना आपको है, ठीक है। अब न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी में कल से कराऊंगा, बिकॉज इसके आगे थोड़ा सा जो बनाना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि इसके आगे है, वैसे है, देखिए है नवरत्न महारत्न तो पब्लिक सेक्टर है, लेकिन मैं अभी ये नहीं, अभी कोई इतना नहीं है, आज मैं अपने कोई बहुत सारे काम करने। बट मैं बताया तो जैसे इधर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 मार्क द बिगिनिंग ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पॉलिसी। और मतलब इंडियन इंडस्ट्री पॉलिसी के शुरुआती में कौन कौन सी पॉलिसी के रेजोल्यूशन लिए जाते बात होती थी। जो इंडियन पॉलिसी आती है इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1940 इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर वाज एक्सपेक्टेड हाउएवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बेसिक इंडस्ट्री वाज हैंडेड ओवर। मैंने क्या कहा था, मैंने आपका क्या कहा, ये मैंने लिखे हैं तो मुझे इसको पता है कि कैसा को पढ़ाना चाहिए। ये वही है कि भाई जो पॉलिसी धीरे धीरे आ रही थी उसमें ये पता लग रहा था कि हमें इम्पोर्टेंट रोल हम सिर्फ उनको नहीं देंगे पब्लिक सेक्टर को, हमें भाई प्राइवेट सेक्टर को भी उतना समय देना पड़ेगा, उतना आगे के लिए उनको लाना पड़ेगा, उनके लिए भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मतलब 50-50 हिसाब किताब लेके चलना पड़ेगा, ना ये ज़्यादा ना ये ज़्यादा। बिकॉज सोचा शुरुआत में यही गया था कि नहीं यार हम पब्लिक सेक्टर को चलाएंगे, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर आएगा मनमानी चलाएगा फिर डेवलप थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास इनोवेशन है और जहाँ इनोवेशन है वहाँ डेवलपमेंट है। तो इस सोच से बहुत सारे पॉलिसी बहुत सारे रेजोल्यूशन पास होते हैं जो आपके सामने हैं। जैसे 1973 में ज्वाइंट सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, किसके रिकमेंडेशन पे, दुत्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 में जो आता है, देखो रेजोल्यूशन दो पास होते हैं, एक तो इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आता है और एक 1956 में आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिंपल बढ़िया आता है, पब्लिक सेक्टर कोऑपरेटिव सेक्टर और कंट्रोल करना प्राइवेट मोनोपोली में। देखो बात सही है कि भाई जब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को रोल दे दोगे तो एक समय भाई अपनी मोनोपोली चलाएगा। जैसे आज जियो को देख रहे हो, तो कोई इसके सामने अगर हम कोई पब्लिक सेक्टर ही खड़ी कर दे, बीएसएनएल कहाँ टिक पा रहा है, तो उस चीज़ को भी देखना था। तो इसमें ये था। फिर 1973 में जॉइंट सेक्टर आता है, किसके रिकमेंडेशन पे, दुत्ता कमेटी के। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 है, ये मैं कल से पढ़ाऊँ बिकॉज थोड़ा सा ये बहुत ऐसा वास्ट टॉपिक है जिसको मुझे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, इस थ्योरी से नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने माइंड से आपको पढ़ा, क्योंकि मेरी थ्योरी अलग होती है। मैं पढ़ाता सिर्फ ये नोट्स ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं अपने अलग वे से पढ़ाता हूँ। सो ठीक है, आज के लिए बहुत कम है, अगले दिन, कल नहीं परसों, बिकॉज कल एक एक दिन मैं छोड़ के पढ़ाता हूँ। सो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फेस देख रहे हो डल है क्योंकि हार्ड वर्क सबसे बड़ा हार्ड वर्क। मैं पता करके मैं अपने टीचिंग में क्यों नहीं फोकस कर पाता, कभी हट जा रहा हूँ, बिकॉज रीज़न यार ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है, हार्ड वर्क है। तो हार्ड वर्क मैंडेटरी है, बट अपना पैशन नहीं छोड़ना है कभी। आप लोगों भी कह रहे हो जो यहाँ तक देख रहे हैं, भाई पैशन मत देना। जहाँ जिसने पैशन छोड़ा वो समझ जाओ कि आपका एक जगह हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता। जब तक आपका पैशन साथ नहीं चलेगा तब तक आपको कोई भी चीज़ अच्छे से अचीव नहीं होने वाली है, कोई भी चीज़ ढंग से जल्दी अचीव नहीं होगी। ठीक है।